बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6 से 4.10 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट 4 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 से 4.5 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है A 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car. If the torque required for it is 150 Newton meter, how much force should be applied on the spanner as shown in the figure? तो ये देखिए कि एक स्पैनर है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, और इस स्पैनर की मदद से वो कह रहा है एक कार का नट ओपन करना है और ये स्पैनर की जो लेंथ दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो लेंथ होती है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एल से भी कर सकते हैं गिवन डाटा। तो सबसे पहले आर लिखेंगे और वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो लेंथ है इस स्पैनर की 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, तो आर आ गया 30 सेंटीमीटर। उसके अलावा उसने क्या कहा हुआ है, इफ़ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर। इसका जो टार्क है वो कितना है 150 न्यूटन मीटर है, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर, कितनी फोर्स लगाई जाएगी कि वो नट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फोर्स फाइंड करनी है, एफ जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब फोर्स को फाइंड करने से कबल यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास आर दिया हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसका यूनिट हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए इसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 30 को डिवाइड कर लेंगे हम 100 पे, तो ये हमारे पास आ गया 0.3, ठीक है। 30 को 100 पे डिवाइड करके आ गया 0.3, साथ आ गया मीटर, ठीक है। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है। जब हम प्रीवियस न्यूमेरिकल किए थे तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स है वो हमारी इक्वल होती है, ये देखें, टार्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई एल के। अब एल जो है वो आर के इक्वल होता है, तो टार्क इज इक्वल टू एफ आर हम ले लेंगे, ठीक है। एल की जगह हम आर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आर यूज़ किया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट कि जो टार्क है उसका फॉर्मूला इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई आर के, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो ये आर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया टार्क और ये आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आर डिवाइड हो गया, इधर बाकी रह गया एफ। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। टार्क कितना है 150, तो यहाँ पे टार्क की जगह 150 पुट किया ओवर आर, तो आर कितना है हमारे पास 0.3 मीटर, तो आर की जगह पे पुट किया 0.3 इज इक्वल टू एफ। अब 150 को 0.3 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो आ गया 500, और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। आर लिख के एफ को इधर लिख लेंगे और 500 न्यूटन को दूसरी तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो कितनी फोर्स लगेगी, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, 500 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 4.7 है, अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द right by a horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the given figure. Determine the magnitude of force and tension T in the string. तो यहाँ पे देखें ये डायग्राम है और इसके अंदर ये एक बॉल है जो कि 5 न्यूटन का है, ठीक है। ये 5 न्यूटन का बॉल है जो कि हैंग किया गया है, लटकाया जा रहा है एक रस्सी के साथ। ये हमारे पास रोप है, ठीक है, ये रोप है और इसके अंदर एक टेंशन है जो कि टी है। अब वो कह रहे हैं कि टू द राइट साइड एक फोर्स लगाई जाती है बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। इसे यहाँ से फोर्स लगा के इस जानिब राइट साइड को खींचा गया है, पुल किया गया है, ठीक है, इस बॉल को। वैसे तो नॉर्मली अगर यहाँ से बॉल को नीचे लटकाया जाए तो वो यहाँ पे लटक रहा होगा ना, लेकिन उसको पकड़ के फोर्स लगा के इधर ले जाया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड पे। और ये सीलिंग के साथ यानी छत के साथ ये जो रोप है, रस्सी है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वो कह रहे हैं बताइए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा
और टेंशन टी क्या होगी, ठीक है। हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और टेंशन टी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले वेट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है W, ठीक है। वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 5 न्यूटन। और उसके अलावा एंगल दिया हुआ है, द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये क्या है, थीटा 60 डिग्री, ठीक है। गिवन डाटा हो गया। और टू फाइंड भी लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ एंड टेंशन टी ये फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस उसको यूज़ करना होगा, ठीक है। देखें, अगर हम इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट ले आते हैं तो ये वर्टिकल लाइन एक हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और जब ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वर्टिकल लाइन जो होती है वो होती है Fy, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन होती है वो Fy के इक्वल होती है, ये देखें। और Fy किसके इक्वल होता है, F साइन थीटा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे चूंकि टेंशन की बात हो रही है तो हम F साइन थीटा के बजाय T साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, Fx होता है। और Fx किसके इक्वल होता है, F cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम F की जगह T लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट Fy था वो T साइन थीटा में बदल गया। और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो कि F cos थीटा था तो वो T cos थीटा में बदल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हमारे पास यूज होंगे वो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, वी नो डैट कि जो फोर्स है वो इक्वल आ जाएगी T cos थीटा के, ठीक है। और जो W है वो इक्वल आ जाएगा T साइन थीटा के, ठीक है। ये देखें, ये T साइन थीटा है ना, तो इसका जो वेट है वो किधर को लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाली साइड है उसकी जो फोर्स है वो फोर्स W के इक्वल होती है और W इक्वल आ जाएगा T साइन थीटा के, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो फर्स्ट फार्मूला है वो हमारे पास ये देखें, ये वाली जो फोर्स है हॉरिजेंटल, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगी T cos थीटा के। तो फोर्स इज इक्वल T cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये मैंने बता दिए कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास W के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास F के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट T साइन थीटा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट T cos थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज आपने मद्देनजर रख के तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इस सेकेंड इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखें W है तो W किसके इक्वल है, 5 न्यूटन के, तो W की प्लेस पे आ गया 5। फिर है T साइन थीटा, तो T तो हमने टेंशन फाइंड करनी है तो T वैसे का वैसे ही आ गया। फिर है साइन और थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास 60, तो थीटा की प्लेस पे आ गया 60 डिग्री। ये आ गया 5 इज इक्वल टू T। और अब कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो साइन 60 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं और कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 0.866 है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये वैल्यू T के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, T इधर रहा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड। अब 5 को डिवाइड कर देंगे 0.866 पे, 5 डिवाइडेड बाय 0.866, तो ये हमारे पास आ गया 5.77 समथिंग, ठीक है। और बुक के लास्ट वाले ने जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो 5.8 लिखा हुआ है। तो जब सेम नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो हम एक नंबर का उसमें इजाफा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 77 की जगह 5.8 और टेंशन का यूनिट न्यूटन लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह टेंशन हमारे पास आ गई, R लिख के T को इधर लिख लेंगे और 5.8 न्यूटन को इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, इधर हम बाकी का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और यूँ हमारे पास जो है वो टेंशन फाइंड हो गई। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है।
तो फोर्स किससे फाइंड कर लेंगे, ये वाले फार्मूला से, ठीक है। F इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लें वी नो डैट, कि हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो इक्वल है टी कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये आ गया टी कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास टी की वैल्यू भी है, वो क्या है 5.8 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू भी है, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री, ठीक है। F इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे कॉस 60, ठीक है, कॉस 60 लिया तो ये हमारे पास आ गया 0.5 है, ठीक है। 5.8 मल्टीप्लाई 0.5, अब 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.8 के साथ, मल्टीप्लाई 5.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.9 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो ये देखें यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है, 2.9 न्यूटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने जो बात याद रखना है वो ये है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका फार्मूला टी साइन थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसका फार्मूला टी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डब्ल्यू के इक्वल है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा लिख देंगे, और जो हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है वो ये वाली फोर्स है, ठीक है, और उसको इक्वल लिख देंगे टी कॉस थीटा के। तो ये दो फार्मूलाज आपने बना लेने हैं, ठीक है। तो इन दो फार्मूलाज की मदद से फोर्स भी फाइंड हो जाएगी और टेंशन भी फाइंड हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 4.8 है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक साइन बोर्ड है जिसे 2 स्टील की वायर्स के साथ इस तरह से सस्पेंडेड किया गया, लटकाया गया है, ठीक है। ये साइन बोर्ड है और ये 2 स्टील की वायर्स है जिनके साथ इसको ऊपर लटकाया गया है, और इसका जो वेट है वो है 200 न्यूटन। वो कह रहे हैं व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स है। ये जो 2 स्ट्रिंग्स है, रस्सियां हैं, ठीक है, वायर्स हैं, इनके अंदर जो टेंशन है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास डाटा के अंदर उसने जो है वो हमें वेट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले गिवन डाटा में लिखेंगे कि हमारे पास जो वेट है, गिवन डाटा वेट W, साइन बोर्ड का जो वेट है वो है 200 न्यूटन। टू फाइंड क्या क्या करना है हमने, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स है, ये दोनों टेंशन हमने फाइंड करनी है, एक T1 है और एक T2 है। तो T1 भी फाइंड करना है और T2 भी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है जो हमें मद्देनजर रखना है, वो ये है कि देखें जो T1 है उसका भी सेंटर से डिस्टेंस 2 मीटर है, और जो T2 है उसका भी सेंटर से डिस्टेंस 2 मीटर है, और दोनों ही जो स्ट्रिंग्स हैं उन्होंने 200 न्यूटन के वेट को जो है वो हैंडल किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि जो T1 है वो T2 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वायर्स ने इक्वली जो लोड है उसको उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन है वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो इक्वल है T2 के, और ये जो दोनों टेंशन है इसको हम एक अकेले T के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। T1 T2 के इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल है टेंशन के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसकी टेंशन है और जो इसकी टेंशन है, इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो वो इक्वल आएगा इस हमारे पास वेट के, ठीक है। यानी टेंशन इज इक्वल टू वेट, ठीक है। तो टेंशन 1 प्लस टेंशन 2, ठीक है, इज इक्वल टू W। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो टेंशन जो है वो यहाँ पे T1 T2 नहीं लगा रहा, क्योंकि T1 भी T के इक्वल है और T2 भी T के इक्वल है, इसलिए T1 की जगह भी T लगा लिया और T2 की जगह भी T लगा लिया। अब 1T और 1T दोनों कितने हो जाएंगे, 2T इज इक्वल टू W, और W कितना है हमारा 200 न्यूटन। तो यहाँ पे W की जगह आ गया 200, तो T के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह T इक्वल आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 200 टाइम 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 न्यूटन, ठीक है। तो T किसके इक्वल था, T1 के भी और T2 के भी, तो इसका मतलब T1 भी कितना आ गया 100, ठीक है, और T1 किसके इक्वल है T2 के, तो T2 भी किसके इक्वल आ गया 100 के, ठीक है। ये देखें T किसके इक्वल है T2 के,
तो जो T है वही T2 है और जो T2 है वही T1 है, तो इसलिए T1 भी 100 और T2 भी 100, ठीक है। तो आपने ये सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि दोनों टेंशन को ऐड करें तो वो हमारे पास जो है वो वेट के इक्वल आ जाती है, और दोनों टेंशन को प्लस किया 2T2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, तो इस तरह से जितनी टेंशन जो है वो एक स्ट्रिंग के अंदर है उतनी ही दूसरे के अंदर है, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज 100 न्यूटन। Bismillahirrahmanirrahim। प्रॉब्लम नंबर 4.9 है। वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। Another girl of mass 40 kg wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? वो कह रहे हैं एक गर्ल है जिसका मैस 30 किलोग्राम है और वो सीसा के एक्सिस से 1.6 मीटर अवे बैठी हुई है, ठीक है। जैसे ये एक सीसा है, ठीक है, और ये इसका यहाँ पे पिवट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे इसका पिवट बना लेते हैं। ये सीसा है, एक तरफ एक गर्ल बैठी हुई है और एक तरफ दूसरी बैठी हुई है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है जो फर्स्ट गर्ल है वो 1.6 मीटर अवे है इस एक्सिस से, यानी दरमियान से ये जो है वो 1.6 मीटर अवे है, जबकि एक और गर्ल है जिसका मैस 40 किलोग्राम है और वो दूसरी साइड पे बैठी हुई है इस तरफ, ठीक है। तो बताइए कि हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल मे सीट है, ये जो दूसरी गर्ल है वो कितना दूर है एक्सिस से, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। वन गर्ल ऑफ मैस, अब ये मैस दिया हुआ है तो मैस को हम M1 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ दो गर्ल्स हैं, तो जो पहले वाली गर्ल है उसको हम उसका मैस M1 लिख लेते हैं, वो है 30 किलोग्राम, जबकि वो कितना दूर है एक्सिस से 1.6 मीटर, तो उसको हम R1 कहेंगे, ठीक है, और वो कितना है 1.6 मीटर। उसके बाद एक और गर्ल है, अनदर गर्ल ऑफ मैस 40 kg, तो उसका जो मैस है वो M2 लिख लेते हैं, वो है 40 kg, और वो ये कह रहे हैं कि वो दूसरी साइड पे बैठी हुई है सो डैट द सीसा में रिमेन इक्विलिब्रियम, वो कितना दूर बैठेगी कि वो जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, मतवाजन रहे। तो हमने जो अदर गर्ल है उसका बताना है कि वो सीसा से कितना दूर बैठे, तो मतलब हमें R2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो है वो गिवन डाटा हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है उसके अंदर हमारा फॉर्मूला होता है टार्क का, वो इक्वल होता है F मल्टीप्लाई L, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल आएगी W के, ठीक है, और L की जगह हम R यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब W हमारे पास मौजूद नहीं है, R हमारे पास मौजूद है, R1 भी मौजूद है, R2 भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इन मैसेज की मदद से पहले W1 और W2 फाइंड करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी तो फिर हम ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला लगा के तो R2 को फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो अब देखें W किसके इक्वल होता है mg के, ठीक है। तो यहाँ M1 लगाएंगे, ये W2 फाइंड करना है, इधर M2 लगाएंगे, ठीक है। ये हमने मद्देनजर रखना है। अब W1 निकालने के लिए M1 पुट करेंगे, वो क्या है 30, तो यहाँ पे आ गया 30 और G की वैल्यू 10 होती है, ठीक है। तो इस तरह W1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 10 300 हो जाता है, और साथ में वेट का यूनिट न्यूटन। और इधर से हम W2 निकाल लेते हैं, M2 हमारे पास कितना है 40, तो यहाँ पे आ गया 40 और G की वैल्यू 10 होती है, तो W2 हमारे पास 40 10 400 हो जाएगा, और वेट का यूनिट न्यूटन, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास देखें वेट आ गया है। अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्योंकि सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उसने लिखा हुआ है सो डैट द सीसा रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है।
तो इसका मतलब कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है। तो जो मूवमेंट आर्म होता है उसमें हम W1 R1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल लिखेंगे W2 मल्टीप्लाई R2। जैसा कि हम प्रीवियस जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर भी हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसकी मदद से हम जो है वो अपना R2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, W1 मल्टीप्लाई R1 और W2 मल्टीप्लाई R2। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला होता है WR। तो इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट, इधर एंटी क्लॉकवाइज, या इधर एंटी क्लॉकवाइज उधर क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 1 आपने एक साइड पे लिखना है, 2 2 एक साइड के ऊपर लिखना है, ये बात याद रखनी है। अब इधर से हमें R2 फाइंड करना है, तो R2 का फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं, W1 मल्टीप्लाई R1, ये वैसे का वैसे। अब ये देखें, इधर से हमें R2 फाइंड करना है ना, R2 इधर ही रहेगा, W2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं W1, तो W1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 300, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 300 मल्टीप्लाई R1, तो R1 हमारे पास कितना है 1.6 है, तो यहाँ पे आ गया 1.6 है, डिवाइड बाय W2, तो W2 हमारे पास कितना है 400, तो W2 की प्लेस पे आ गया 400 इज इक्वल टू आ गया R2। ठीक है, बाकी का न्यूमेरिकल इधर कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 400 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये हमारे पास आ गया 480, इसको डिवाइड कर देंगे 400 पे, तो ये हमारे पास आ गया 1.2। ठीक है, 1.2, और ये चूंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ थी मीटर में। ठीक है, जो फर्स्ट गर्ल थी वो सेंटर ऑफ एक्सिस से 1.6 मीटर दूर थी, तो दूसरी गर्ल कितना दूर होगी, वो 1.2 मीटर दूर होगी। ठीक है, R2 लिख के R2 हमारे पास आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, तो हम लास्ट पे लिख सकते हैं द अदर गर्ल मे सिट एज अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। ठीक है, तो इस अंदाज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपने W1 W2 निकालना है इन दोनों फार्मूला से, फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज़ करके तो जो R2 है कि सेकेंड गर्ल कितना दूर है सेंटर ऑफ एक्सिस से, वो हम फाइंड कर लेंगे। रहीम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10 की जानिब चलते हैं। वेरी लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। ये फिगर दी गई है और इसमें वो कह रहा है कि हर स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो फाइंड करें। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर एक टेंशन है, इसको हम T1 कह लेते हैं, और एक ये स्ट्रिंग है और इसको हम T2 कह लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इफ़ द ब्लॉक वेट ऑफ 150 न्यूटन, इसका वेट दिया गया है और इस स्ट्रिंग का यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, एक तो वेट है उसको W कहते हैं, वो है 150 न्यूटन, उसके अलावा ये एंगल दिया हुआ है इसको हम थीटा कह लेंगे और वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो बात मद्देनजर रखना है वो ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो वेट नीचे को लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल जो लाइन है, अगर वो हम यहाँ पे लगा लें तो इस लाइन का ये जो हमारे पास लाइन है ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस बन जाएगी। ठीक है, जैसे हमने जो है वो पढ़ रखा है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस के अंदर एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, जो हॉरिजेंटल होता है वो इक्वल होता है F cos थीटा के, और जो वर्टिकल होता है वो इक्वल होता है F sin थीटा के। ठीक है, इसको Fy कहते हैं, इसको Fx कहते हैं। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास नीचे को लग रही है फोर्स, ठीक है, और वो इस वेट के इक्वल है। ठीक है, जो ये वेट है ये नीचे को लग रही है ना, इसमें टेंशन। अब यहाँ पे एक टेंशन लग रही है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और एक ये है जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। ठीक है, ये भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है इसको हम कहते हैं F cos थीटा। अब यहाँ पे जो कि टेंशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे F की जगह T लिख लेंगे, T cos थीटा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट x होता है ना, तो वो होता है F cos थीटा, तो F की जगह हमने यहाँ पे T1 ले लेना है, T1 cos थीटा। और जबकि ये हमारा जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, ये भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट,
ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हम एफ की जगह टी लिख लेंगे, T1 साइन थीटा, ऐसे। ठीक हो गया। तो फार्मूलाज हमारे सामने हैं। हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ये जो है W की मदद से और T1 साइन थीटा की मदद से हम जो है वो टेंशन 1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यानी T1 हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों की मदद से। अब ये देखें, ये जो T1 साइन थीटा है ये किसके इक्वल आएगा, W के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना, ठीक है, और ये फोर्स किधर को लग रही है, नीचे को। तो ये T1 साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, W के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, ठीक है, या आपने पहले ये डायग्राम बना लेनी है इस तरह से, ठीक है, फिर आपने ये सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन करके फिर लिखना है T1 साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, W के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 साइन थीटा इज इक्वल है W के, ठीक है। अब इधर से हम T1 बासानी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास W भी है और थीटा की वैल्यू भी है। T1 हमने फाइंड करना है, इधर ही रहेगा, W ओवर साइन थीटा इधर T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके साइन थीटा डिवाइड हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। T1 इज इक्वल टू W की क्या वैल्यू उसने दी हुई है 150, तो यहाँ पे हमने लगाया 150 ओवर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है 60, तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले कैलकुलेटर की मदद से साइन 60 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 150 ओवर साइन 60 अगर हम कैलकुलेटर पे लें तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे लिखें साइन 60, तो ये आ जाएगा 0.8666, ठीक है। तो अब 150 को डिवाइड कर लेंगे 0.866 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 0.866, तो ये हमारे पास आ गया है 173.2 और टेंशन का यूनिट जो है वो हम यूज़ कर लेंगे न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हमने T1 निकाल लेना है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की मदद से। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो y कंपोनेंट होता है, वो f साइन थीटा होता है, तो हमने f की जगह जो है वो T1 ले लेना है, ठीक है। ये वाली टेंशन ले लेनी है जो कि इस स्ट्रिंग की है, ठीक है, T1 साइन थीटा, और T1 साइन थीटा को W के इक्वल लिख लेना है, और इसकी मदद से हमने T1 निकाल लेना है। अब T2 कैसे निकालेंगे, ये देखें, ये दोनों हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे तो उससे T2 निकल आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो T2 है वो हमारा इक्वल है किसके, हम यहाँ पे लिखेंगे कि T2 जो है वो इक्वल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला वी नो डैट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में इक्वल हैं, ठीक है, यानी T2 किसके इक्वल है, T1 cos थीटा के। T2 इक्वल है T1 cos थीटा के, ठीक है। ये cos थीटा पता है ना कैसे आया है, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ किया है, f cos थीटा, और f की जगह T1 लगाया, ये वाली टेंशन लगाई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको पुट करते हैं, T2 वैसे का वैसे ही हमने फाइंड करना है। तो T1 हमारे पास क्या है, हमने अभी फाइंड किया है 173.2, तो T1 की जगह आ गया 173.2 मल्टीप्लाई cos थीटा, cos और थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है, वो कितनी है 60, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की 60। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, T2 इज इक्वल 173.2 वैसे का वैसे लिखा, मल्टीप्लाई, अब कैलकुलेटर की मदद से लेंगे cos 60, तो ये हमारे पास आ गया 0.5, ठीक है। अब हम 0.5 को 173.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 86.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमारा 86.6 न्यूटन, ये वाली टेंशन भी आ गई एक स्ट्रिंग की, और दूसरी स्ट्रिंग की टेंशन 173.2 न्यूटन, 173.2 न्यूटन, ठीक है। तो एक आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि इस वाली टेंशन को T1 साइन थीटा हमने कहाँ से लिया है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स से लिया है, ठीक है। और इसको किसके इक्वल लिखना है, W के, तो इसकी मदद से T1 निकल आएगा। और दूसरा आपने याद रखना है कि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा लिया है, f cos थीटा, और यहाँ f की जगह हमने T1 cos थीटा लेना है, और इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो इस वाली स्ट्रिंग की टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस अंदाज से हम
दोनों टेंशन्स फाइंड कर लेंगे।